अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुरान में आज बात करेंगे पाकिस्तान जुनूबी अफ्रीका T20 सीरीज़ के हवाले से। कल पाकिस्तान को दूसरे T20 में जुनूबी अफ्रीका की एक ऐसी टीम जिसमें बहुत अभी ना तजर्बेकार खिलाड़ी शामिल हैं, स्टार प्लेयर्स के बगैर खेल रही है, बड़ी ही यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी और पहले मैच के बाद लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम इस T20 सीरीज़ को डोमिनेट करेगी, बट एक कह सकते हैं वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। और हमने देखा कि कल थोड़ा बैटिंग में भी कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हुआ, फ़खर की जगह कल शर्जील खेले, रिजवान जल्द आउट हुए। स्क्रीन पे आपके सामने मनाज़िर हैं, पहली ही गेंद पर छक्का लगाना चाहते थे, बट यहाँ से फिर जब मैच का टेम्पो जो पाकिस्तान का टूटा है, पूरे मैच में पाकिस्तान की टीम कहीं लगा नहीं कि वो पाकिस्तान मैच में आ गए। जुनूबी अफ्रीका ने पूरे मैच को डोमिनेट किया। इस मैच का पूरा एनालिसिस करेंगे। अब वक्त की चूँकि कमी है ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के पास, कल ही तीसरा T20 है तो वक्त नहीं है ज़्यादा सोचने का, लेकिन जो इतलात आ रही हैं कि फ़खर जमान जो कि एलर्जी की वजह से दूसरा T20 नहीं खेल सके थे, वो अवेलेबल होंगे। कम अज़ कम भी 2 तब्दीलियाँ जो हैं उनके इशारे मिल रहे हैं। इस हवाले से आपको ज़रूर तफसीलात आगाह करेंगे, आपके साथ साथ एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी शेयर करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। तो हेडलाइन आपने देखी है और अब बात करते हैं पाकिस्तान जुनूबी अफ्रीका तीसरे T20 के हवाले से भी। कल जो दूसरा T20 है उससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात, हमें लंदन से ज्वाइन करें। यासिर, सबसे पहले आपको और तमाम वो लोग जिन्होंने ऑब्वियसली आज रोज़ा रखा है, पहला उनका रमज़ान है, आप सबको रमज़ान मुबारक पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में होपफुली शायद आज शाम तक सूरत हाल वाज़ेह होगी। और साथ साथ अब हम मैच की अगर बात करें तो यासिर, एंटी क्लाइमेक्स ही होता है जहाँ हम सोचते हैं हमारी टीम सेट हो गई है और अब हमने आगे बढ़ना है, एक ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि फिर से परेशानी हो जाती है। तो क्या ये हमारी सोच कुछ ठीक नहीं है या टीम की जो मुस्तकिल मिजाजी में कमी है, ये भी एक सी वजह है? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें जो प्लेयर्स का माइंडसेट है, मेरे ख्याल में मैं एज अ प्लेयर अगर आपको बात करूं कि आप खुद बताएं कि एक या दो प्लेयर के अलावा आप किस प्लेयर की बात कर सकते हैं कि उसको श्योरिटी है कि वो इस टीम का परमानेंट मेंबर है। हर प्लेयर, बाबर आजम को देख लें या हफीज़ को देख लें, इवन हफीज़ के साथ भी जो ट्रीटमेंट अभी किया गया, वो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज हुई थी उसमें जो उसके साथ डीलिंग को जो किया, उनसे रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ अच्छा नहीं है। और ये रीज़न है जो आपका जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है वही रिफ्लेक्ट करता है आपका ग्राउंड में, और आपकी जो इस तरह की परफॉर्मेंसेज आती हैं उसकी रीज़न ही यही है। और हमारे आप देखिए, एक दिन एक प्लेयर मैन ऑफ द मैच होता है। रिजवान कितना अच्छा खेले पहले मैच में, उसके बाद T20 में, उसके बाद अगले दिन इररिस्पॉन्सिबल शॉट जो बनती ही नहीं थी। आप जिस फॉर्मेट में भी आप खेलें, 10 ओवर का मैच भी हो, तो आप पहली बॉल एटलीस्ट पहली बॉल ऐसे नहीं खेलते। तो ये आप देखिए जो आई डोंट नो क्या हुआ, उन्होंने किस तरह वो बॉल खेली पहले। और उसके अलावा भी अगर आप जितने भी प्लेयर्स हमारे आते हैं तो वो हर बंदा अपनी प्लेस के लिए खेल रहा है। जब तक आप अपने लिए खेलेंगे तो आप ये T20 फॉर्मेट ऐसा है, आप कंपेयर करें साउथ अफ्रीकन प्लेयर, जो प्लेयर आता गया वो 12 रन किए, 5 बॉलें खेली, 20 बॉलों पे 40 रन किए। तो इस तरह की अगर क्रिकेट आप नहीं हमारे प्लेयर खेलेंगे तो ऐसे ही रिजल्ट्स आते रहेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और रिजवान के 0 पे आउट होने के बाद फिर बाबर ने भी कल 50 गेंदों में 50 किए, जिस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि क्या इससे बेहतर वो कर सकते थे। और दूसरी तरफ जुनूबी अफ्रीका ने 14 ओवर में 140 रन पूरे कर दिए। तो यासिर की बात बिल्कुल ठीक है कि इतने कम टोटल पे भी उनका जो माइंडसेट था, अप्रोच था, वो डोमिनेट करने वाली थी। और यही चीज़ है जो अगले 2 मैचों में उनको एक मोमेंटम देगी कि उन्होंने बिल्कुल चढ़ के खेला है, लिटरली जिसको क्रिकेट की टर्म में कहते हैं। और उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान से किसी किस्म का जो है उनको मौका नहीं दिया। और यासिर से मज़ीद बात करेंगे कल जो मैच में पाकिस्तान से गलतियाँ हुई, लेकिन पहले आपको पैकेज दिखाते हैं जो कल जुनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 6 विकेट शिकस्त दी। तो रिपोर्ट आपने देखी। और यासिर, क्या ये एक ऐसा मैच था जिसको हम सिर्फ एक बैड डे समझ के भूल जाएं, या आप समझते हैं कि जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला, फिर हमने ऑब्वियसली एक फोर्स चेंज था क्योंकि फ़खर अवेलेबल नहीं थे, उनकी जगह नेचुरली शर्जील का ही चांस बनना था, बट हमने उन्हें ओपन करा के बाबर को नंबर 3 पे किया। तो कल के मैच में आपके ख्याल में क्या सबसे बुनियादी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी एकतरफा हार का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम लोगों को मैनेजमेंट की बात करता हूँ या सिलेक्शन कमेटी की बात करता हूँ कि इतनी जल्दी हम चेंजेस क्यों करते हैं। मतलब एक मैच आप देखते हैं कि हम हारते हैं तो हमें मतलब मुसीबत पड़ जाती है कि हमने किसको निकालना है। वो एक दिन पहले वो बड़ा अच्छा प्लेयर होता है, जब वो टीम में आता है, जो ही वो एक आधी इनिंग खेलता है या बॉलिंग स्पेल करता है, वो बुरा हो जाता है और वो ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो रवैया है हमारा, हम जब तक बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे एज अ कोच, एज अ मैनेजमेंट, आप जब किसी प्लेयर को खिलाते हैं तो प्लीज उसके साथ स्टिक किया करें, उसको 1-2 सीरीज दिया करें, उसके बाद कोई चेंज। अब हर मैच में अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आपकी टीम कभी भी नहीं बनेगी। हम
लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, हम वर्ल्ड कप को देख के बात करते हैं, तो इस तरह अगर आप खिलाते रहेंगे, कैपे बांटते रहेंगे, तो आपकी टीम कभी भी स्टेबल हो नहीं सकेगी और इस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेज आती रहेंगी। तो हमें अभी टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। आप देखिए हमारे ऑलराउंडर्स ही ऑलराउंडर्स है, 3-4 प्लेयरों के बाद आपके पास ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। जब तक हमारे टॉप 3 बैट्समैनों में हमारे पास फियरलेस किस्म के क्रिकेटर नहीं होंगे, जिनको पता होगा कि उन्होंने खेलना है और वो फियरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हम इसी तरह 140 150 वाली क्रिकेट ही खेलते रहेंगे। दुनिया 200 की क्रिकेट खेल रही है, 200 वाली, हम लोग अभी भी 150 160 वाली क्रिकेट। यासिर मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता तो खैर नहीं है ऐसा कि मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली इतने सारे ट्वीट्स को या प्रोग्राम्स देखते भी होंगे, बट थोड़ी बात होती थी ना कि थोड़ा सा उनको तेज खेलना चाहिए। कहीं उन्होंने इस तनकीद का असर लेके तो वो शॉट नहीं खेला चुके। एक तो आपने बड़ी सही बात की, किसी भी फॉर्मेट में पहली शॉट आप शायद अटैक कर सकते हैं ग्राउंड शॉट पे, बट आप अपनी विकेट को रिस्क करके छक्का मारते हुए स्पिनर को आउट हो रहे हैं, तो ये तो कहीं होता नहीं है, बहुत कम ही होता है। एडम गिलक्रिस्ट शायद कर लेते थे, उनका एक इमेंस टैलेंट था, बट आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं वो तनकीद से घबराए हैं, उन्होंने एक अप्रोच चेंज करने की कोशिश की, ऐसा हो सकता है? देखिए रिजवान की अगर आप परफॉर्मेंस, उनकी पर्सनली परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी अच्छी 13-14 इनिंग्स में बड़ी अच्छी, ये इनिंग्स उनकी जो कि जाके अब जाके फ्लॉप हुई है, तो ये थोड़ा सा उसको कह सकते हैं। अदरवाइज आप जितनी अच्छी वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखें जब वो अब एक अहम प्लेयर बन गए हैं, क्योंकि टॉप 3 की मैंने पहले भी बात की कि आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए कि जो फियरलेस खेले, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। मगर जिस तरह की शॉट उन्होंने खेली वो लगता नहीं है, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए आप, ये पाकिस्तान की टीम नेशनल टीम है, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कहीं पे भी आप खिला दें, मगर आप जब आप किसी एक पोजीशन पे खेलते हैं तो आपको उस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। तो रिजवान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, 20 बॉलों पे 40 या इस तरह का एक इनिंग हर मैच में उनको खेलनी पड़ेगी। ठीक है, पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर शर्जील पाकिस्तान टीम में साथ हैदर अली के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात कि यासिर ने खुद कहा कि 4 या 5 हमारे पास बैट्समैन है, उसके बाद फिर नवाज नंबर 6 पे आते हैं, फिर फ़हीम आते हैं, तो सीधा सीधा लग रहा है कि हमारे पास एक बैट्समैन शॉर्ट है। तो हम बकिया 2 मैचेस में हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, यासिर से डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पाकिस्तान जुल्फिकार के दरमियान T20 सीरीज 2 मैचेस के बाद 1-1 से बराबर है। तीसरा मैच कल खेला जाएगा और यासिर इत्तलात ये आ रही है कि फ़खर जमान अब जो है वो फिट हैं, अवेलेबल हैं, उनका जो मेडिकल का इशू था वो क्लियर हुआ है। तो आपके ख्याल में एक तो जो शर्जील की कल वापसी हुई, पहले मगर मैं आप उस पर आपकी राय ले लूँ, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही उनकी बैटिंग के हवाले से, जो शॉट खेला, इसी तरह ऑब्वियसली उनकी फील्डिंग में भी जो मसले मसाइल थे वो दिखाई दे रहे थे, बट जो बंदा 4 साल बाद आएगा तो पहला मैच तो थोड़ा सा उसके लिए हमेशा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, एक तो इस पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था उनकी फिटनेस को लेके, जितना क्रिटिसिज्म हुआ उनको, उनकी जब सिलेक्शन हुई, ऑल्दो उन्होंने पूरा डोमेस्टिक का सीजन खेला, मगर हमें एक चीज़ ये नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या इंडिया के मुकाबले में अगर बात करें कि उस तरह के तरीके का कॉम्पिटिटिव नहीं होता। आप हम देखें एक ही वेन्यू पे, एक ही सेंटर पे हमने सारे मैचेस खेल दिए, आपने लो बाउंसी पिचेस पे खेले, फिटनेस लेवल जो हमारे कल्चर है हमारे मुल्क में, जो टीम्स में हमारा जो होता है, ऑल्दो वहाँ पे ट्रेनर होते हैं, मगर उस तरह की फिटनेस नहीं होती जो आप इंटरनेशनल लेवल की आप बात करें। तो ये अभी हमने देखा है, पास में ये होता था कि एक अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर होता था, जिसके बाद कैंप्स लगा करते थे, समर कैंप्स 2-2 3-3 महीने के, जहाँ के फिटनेस की होती थी। तो मैं समझता हूँ कि शर्जील पे अभी थोड़ी सी जल्दी होगी, अभी वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से उनकी फिटनेस भी नहीं है, उनके रिफ्लेक्सेस भी उस तरह भी नहीं है, इनको अभी और उनके साथ काम करना चाहिए। तो अभी इनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी इस तरह हो जाएगी कि एक मैच में आप डिसाइड किसी के लिए भी नहीं कर सकते कि वो बेहतर सिलेक्शन थी या नहीं, मगर फखर के अगर आने से टीम में ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा बन जाएगा। तो आप चूंकि फ़खर फिट हैं तो ऑब्वियसली शर्जील को ही उनकी जगह खाली करनी पड़ेगी। यासिर आज हक में आप कि कल फ़खर ही खेलें, और अगर खेलें तो फिर किस पोजीशन पर? देखिए यही है, मैं देखो टॉप 3 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें आप एक आपका रिजवान तो ऑब्वियसली जिस तरह की वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी 12-13 इनिंग्स उनकी देखें तो वो उनको तो आप वहां से अभी हटा नहीं सकते जिस तरह वो खेल रहे हैं। उनके साथ फिर यही होगा कि या फिर आप फखर के साथ जाएंगे, फखर एक अटैकिंग बैट्समैन होगा, और बाबर आजम जो है जिस तरह 1 डाउन पिछले मैच में खेले तो वो 1 डाउन, फिर उसके बाद हफीज, और उसके बाद आप अगर किसी और को बैटिंग अगर अपनी बढ़ाते हैं मिडल में तो आप उनमें फिर ऐड कर सकते हैं लड़कों को। ठीक है,
ऑब्वियसली एक बैटिंग की अगर हम बात करें यासिर, तो जैसे आपने खुद हाईलाइट भी किया कि हमारे पास छठे नंबर पे मोहम्मद नवाज आ रहे हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं जनाब फ़हीम अशरफ पर, हसन अली आजकल बैटिंग अच्छी फॉर्म में। पर आपको लगता है कि ये 5 बैट्समैनों से हम कोई T20 टीम अपनी तश्कील दे सकेंगे? दानिश अजीज़ हैं, आसिफ अली हैं, वो 11 स्क्वाड में मौजूद हैं। कॉम्बिनेशन अगर बेहतर बनाना है तो आपके ख्याल में जो टॉप पे तो प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है, उसको हमें थोड़ा एडजस्ट करना है, बट ओवरऑल जो हम 5 बैट्समैनों के साथ फिर इतने सारे ऑलराउंडर्स और फिर फास्ट बॉलर्स हमारे, तो हमारी टेल भी काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से कल हम सिर्फ 140 कर सके। इस कॉम्बिनेशन को कैसे ठीक किया जाएगा? आपकी 11, अगर मैं बल्कि आपकी 11 पूछ लूँ, आपके ख्याल में तीसरे T20 में या चौथे में हमारी कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और आपकी 11 क्या होगी? देखिए, मैं थोड़ी-सी इस बात को थोड़ा लंबा इस तरह कर देता हूँ कि कॉम्बिनेशन देखिए टीमों को इसी तरह बनते हैं कि जब आपके पास अच्छे स्किलफुल कोचेज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसी वजह से लैग कर रहे हैं कि मिसबा का वो एक्सपीरियंस नहीं है इस लेवल का कि वो देखिए हमारा कॉम्बिनेशन इसीलिए नहीं बन रहा। हमारी कभी हर मैच में नए प्लेयर आते हैं, तो अगर मेरे से अगर आप पूछते हैं, क्योंकि आप देखिए प्लेयर और ये कॉम्बिनेशन आप डेवलप करते हैं। एक चीज़ और मुझे जो आपको भी होगी ये चीज़ फ़ील होती होगी कि हफ़ीज़ जब विलिंग है बॉलिंग करने के लिए, उनका एक्शन भी क्लियर है, तो पास में हमने देखा कि हफ़ीज़ पूरे 4 ओवर वाले बॉलर हैं। वो इवन 50 ओवर में भी करते थे, तो उनसे क्यों नहीं बॉलिंग कराई जा रही? एक चीज़ हम ये लैग कर रहे हैं कि जो हमारे बैट्समैन है वो सिर्फ बैटिंग ही कर रहे हैं। पास में हमने देखा शाहिद अफरीदी आके बॉलिंग करते थे या हफ़ीज़ बॉलिंग करते थे, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब प्रॉब्लम ही यही आ रहा है कि आप जब कॉम्बिनेशन बनाने जाते हैं, तो आपके पास जो बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से मिसबा को या बाकी मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि हफ़ीज़ को भी बॉलिंग करनी चाहिए। 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन तो हमने गिन लिए, उसके बाद ऑब्वियसली हफ़ीज़ आते हैं, उसके बाद फिर आप उसके बाद आसिफ अली की जिस तरह फिर बात कर रहे हैं, मगर जितना प्रेशर उन पे डाला गया या उन पे है उनकी परफॉर्मेंस का, तो फिर उनको खिलाना फिर एक ज़्यादती होगी, पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती होगी। तो आपके पास जो रिसोर्सेज़ वहाँ पे मौजूद हैं, दानिश अजीज़ जिस तरह हैं वो फिनिशर अच्छे हैं, उनको ट्राई किया जा सकता है, मगर फिर अगेन मैं कहूँगा कि एक मैच आप खिला देते हैं, अगले दिन उनको वही प्लेयर आपका बुरा हो जाता है। तो आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए सिलेक्शन की। ये जो कॉम्बिनेशंस टीम के बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं, जब तक प्लेयर्स मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते अपनी पोजीशन से, अपने प्लेयर से टीम में, तब तक वो परफॉर्म फ्रीली जाके नहीं कर सकते। और यासिर, चूंकि अब ऑब्वियसली सीरीज 1-1 से बराबर होगी और मरकरम जैसे बैटिंग की, हैंड्रिक्स ने, या कल जिस तरह की बॉलिंग उनके स्पिनर्स ने की, स्पेशली शमसी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे कल, लिंडे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनके ऊपर अटैक करते हुए हम आउट हुए, शायद बहुत आसान ले रहे थे। तो ये साउथ अफ्रीकन टीम तो कहीं से ऐसा लग नहीं रही कि ये अब हम जो 4-0 की प्रेडिक्शन बड़े आराम से कर रहे थे वनडे सीरीज जीतने के बाद, सीरियसली से देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप का साल है। अच्छी बात है, चलें आपको एक टीम से फाइट तो मिल रही है, तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, बट आपकी राय क्या है साउथ अफ्रीकन टीम के हवाले से? अगले 2 मैचेस शायद ऑब्वियसली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा कम्पेटिटिव होंगे। देखिए, अगर आप पाकिस्तान को और साउथ अफ्रीका को कंपेयर करते हैं, तो आईसीसी रैंकिंग में ये 5वें 6वें पे इकट्ठे हैं, साथ-साथ हैं। तो अगर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि साउथ अफ्रीकन के कुछ प्लेयर कोलपैक की वजह से इंग्लैंड चले गए छोड़ के, जो फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी, उसके बाद 5 प्लेयर आईपीएल चले गए, 3 प्लेयर उनकी अनफिट हैं, तो उसके बावजूद भी उनकी जो सी टीम हम जिसको कह रहे हैं, वो अगर पाकिस्तान को इतना टफ टाइम दे रही है, और हमारे देखिए हमारी ये बेस्ट टीम है और हमारे पास ये लग्जरी है कि हम देखें 30-30 लड़के टीम कैरी करते हैं। तो इससे कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई प्लेयर पाकिस्तान में जो रह गया हो जो इस काबिल हो के आगे खेले। तो इन प्लेयर्स में से भी अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो आपके लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि आपकी बेस्ट लॉट अगर ये है कि जो साउथ अफ्रीका जैसी सी टीम के साथ स्ट्रगल कर रही है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग राइट ट्रैक पे हैं। बॉलिंग की भी यासिर अगर हम बात करें, चलें 140 हमने सिर्फ बनाए थे, बट 14 ओवर्स में उनको हमने चेस करवा दी और कहीं से लगा कभी नहीं कि इस मैच में वो जो एक एलिमेंट होता है ना कि बड़ी टीम 140 करने के बावजूद भी प्रेशर प्रेस करती है, विकेट्स निकालती है। शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, बट अगेन आपने भी मुझे ये बात कही थी कि शायद उनके पास एक लॉजिक ये भी है टीम मैनेजमेंट के पास कि जितना वो बॉलिंग करते हैं उतना वो बेहतर होते हैं, बट हम थोड़ा सा देख रहे हैं अब कि उनका जो परफॉर्मेंस है उसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है। वो अच्छे बॉलर हैं, लीड कर रहे हैं इस वक्त, हसन अली के आने के बाद उनको फ़ायदा भी हुआ है, बट आपके ख्याल में बॉलर्स की कारकर्दगी कैसी है, क्योंकि कल के मैच में इससे बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी पाकिस्तान की? देखिए, शाहीन की अगर बात अब आपने की है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल से इंग्लैंड के टूर से लेके अभी तक कोई ऐसी क्रिकेट नहीं है जो हमने शाहीन को ना खिलाई हो। अब इवन काउंटी क्रिकेट हैम्पशायर के लिए भी वो खेले, फिर वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी उनको पूरा उन्होंने 10 T20 के वो जो मैचेस है वो भी खिला दिए, और फिर अब PSL के मैचेस है, फिर इन्होंने इंग्लैंड जाना है। मुझे नहीं लगता कि ये हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए, रोटेशन, दुनिया रोटेशन पॉलिसी पे जा रही है कोविड के हालात में, हमारे पास एक ही प्लेयर है,
तो मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह की उनकी फॉर्म डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो ये ना हो कि हमें इनको ड्रॉप करना पड़ जाए। तो ये एक बड़ी गलत रवैया है। प्लेयर पे हम प्रेशर डालते जा रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिक्लाइन पे जा रही है, इफेक्टिव वो नजर नहीं अब आ रहे। बाकी प्लेयर की भी यही बात है, एक दिन आप एक प्लेयर को खिला देते हैं, अगले दिन उनको ड्रॉप कर देते हैं। तो जब तक ये पॉलिसी आप रखेंगे इन एंड आउट की, प्लेयर्स श्योर ही नहीं होंगे। हसनैन कल खेले, कल उनको मार पड़ी, अब अगले मैच में फिर उनको ड्रॉप करके हाफिज को ले आएंगे दोबारा। तो ये एक जो पॉलिसी है, ये थोड़ा इसको बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, यासिर ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक मैच के बाद शायद इतना अच्छा फैसला नहीं होगा, बट यासिर से ब्रेक के बाद आखिरी सेकंड में आके ज़रूर बात करेंगे कल की 11 के बारे में। जो खबरें आ रही हैं 2 से 3 तब्दीलियों के इम्कान हैं, बट यासिर से ज़रूर पूछेंगे कि उनके ख्याल में कल क्या चेंजेस होनी चाहिए, उनकी 11 क्या है। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। पुनाम रिप्ले में खुशामदीद। तो कल तीसरे T20 में पाकिस्तान क्या चेंजेस कर सकता है, इस हवाले से खबरें तो ये आ रही है कि चूँकि फ़खर जमान फिट हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भी 1 या 2 चेंजेस की इतलात हैं। बट यासिर, आपके ख्याल में अब चूँकि कल का मैच जीतना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको सीरीज़ जीतनी है तो कल का मैच जीतना पड़ेगा, वरना फिर ऑब्वियसली चौथे मैच में तो आप सिर्फ सीरीज़ बराबर ही कर सकते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन और चेंजेस आप सजेस्ट करना चाहेंगे 2 मैचेस की परफॉर्मेंस को देखते हुए, जो पाकिस्तान को कल लाजमी करनी चाहिए? देखिए, फ़खर अगर आ जाते हैं वो तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कम्बिनेशन की बात करें तो देखिए, बड़ी सिंपल सी एक पॉलिसी होती है कि आप बैटिंग अपनी अच्छी रखते हैं, तगड़ी रखते हैं, और स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें 6। अगर आप 5 प्रॉपर बैट्समैन रखें, जिसमें एक रिजवान आ जाएगा तो एक कीपर भी हो जाएगा, 6 तो आपके टॉप बैट्समैन हो गए। उसके बाद आप एक ऑलराउंडर जिस तरह फ़हीम अशरफ हैं, आपके 7 प्लेयर हो गए। उसके बाद 3 फास्ट बॉलर आपके हो गए 10, और एक ऑलराउंडर स्पिनर, जिसमें आप नवाज के साथ जा सकते हैं या उस्मान, जो आप बेहतर समझते हैं, आप इनके साथ जाके 11 की ये टीम बनती है बड़ी। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप बैटिंग बढ़ाते हैं तो आप उनको एक लाइसेंस जिसको कहते हैं कि आप उनको फिर बैक भी करें। हमारे प्लेयर्स के माइंड में ये होता है कि अगर वो आउट हो जाएंगे तो वो उनकी टीम में जगह वो ड्रॉप हो जाएंगे अगले मैच में। तो मैनेजमेंट की जो बैकिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस प्लेयर को वो जब भेजें, जब 6 आपके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन होंगे तो वो उस हिसाब से जाके फिर जो स्ट्राइक रेट की हम बात करते हैं तभी जाके वो इस तरह का 180 190 वाली क्रिकेट खेलेंगे। अदरवाइज जब तक ये अपनी प्लेस के लिए या अपने वो ड्रॉप ना हो जाए, उस डर से निकलेंगे नहीं, तो ये फियरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे। फियरलेस क्रिकेट की आपने बात की तो बाबर आजम ने भी बात की थी इस टूर से पहले कि वो एक लिमिटेड ओवर्स में फियरलेस क्रिकेट खेलना चाहेंगे, और कल ऑब्वियसली 2 विकेटें जल्द गिर गई। फिर हफीज़ जब तक थे बाबर के साथ तो उन्होंने थोड़ा सा इंप्रोवाइज़ करने की कोशिश की थी, इसलिए उस वक्त बाबर उनको सपोर्ट कर रहे थे। बट कल जो 50 गेंदों में 50 रन की इनिंग है, इस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी बात हो रही थी। फैंस थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर बाबर को थोड़ा सा इन 50 गेंदों का ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठाना चाहिए था। यासिर, आपकी क्या ओपिनियन है? कल जो विकेटें गिरी थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, बाबर के पास चॉइस क्या थी कल? देखिए, उसके पास ऑब्वियसली कोई चॉइस नहीं थी। जिस तरीके से वो खेलते हैं वो इसी तरह ही खेलते हैं। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके पास बड़ी हिटें वो नहीं खेलते, वो टेक्निकल शॉट्स खेलते हैं। तो हमें ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि जिस प्लेयर का जो काम है, जिसका जो रोल है, अगर फखर या शर्जील कहते हैं उनका जो रोल है उनको उस तरह हिसाब से खेलना है। बाबर का जो रोल है वो अपने रोल में पूरा करते हैं। हमें ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए बाबर को, बल्कि हमें देखना चाहिए कि हमारे बाकी प्लेयर्स ने क्या गलतियां की जिसकी वजह से बाबर को इस तरह खेलना पड़ा। अगर वो लोग भी आउट ना होते या स्ट्राइक रोटेट करते या बड़ी शॉट्स खेलते तो बाबर जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं तो वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते। तो हमें क्रिटिसाइज बाबर को इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, और हमें पता है उसकी लिमिटेशंस हैं। हम ये नहीं देख सकते कि बाबर 1 ओवर में 4 छक्के लगाएगा। वो ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, तो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म बाबर पे बनता नहीं है। आखिर में हैदर अली की मैं बात करूं, ऑब्वियसली 250 उनके हैं 12 मैचों में, बट अगर हम देखें यासिर के वो कभी ओपनर खेलें, कभी वो 1 डाउन खेलें, अब हमने उन्हें 5 नंबर पे पावर हिटर रखा है। तो 12 मैचों में तकरीबन 3 उनकी मेजर पोजीशन चेंज हुई हैं, तो थोड़ी कंसिस्टेंसी भी उनकी कम दिखाई दे रही। गो कि जब वो पहले 2-3 शॉट्स खेलते हैं तो अच्छा अटैकिंग शॉट्स लगते हैं। बट आपकी क्या एडवाइस होगी टीम मैनेजमेंट को या हैदर को कि जो कंसिस्टेंसी है, ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में तो अब अगर 2 मैचों में जैसे आपने कहा कि कोई नाकाम हो जाए तो टीम मैनेजमेंट भी तब्दीली करने के हक में होती है, और फैंस भी नहीं छोड़ते कि भाई ये तो शायद चेंज करना पड़ेगा। बट समझते हैं कि जो चेंजेस थोड़ी हुई हैं, समझते हैं कि कम से कम हैदर को नंबर फिक्स कर देना चाहिए और फिर उनको वहाँ पे थोड़ा बैक करना चाहिए, जो आप कह रहे थे।
बिल्कुल हैदर हम सबको पता है बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, अपकमिंग लड़कों में बड़े अच्छे प्लेयर हैं, खेलते हुए लगता है कि एक ओवर में भी 20 रन बना लेंगे, 25 रन बना लेंगे, ये उस तरह के प्लेयर हैं। मगर जब से रिजवान आए हैं ऊपर अप द ऑर्डर, क्योंकि हैदर ने स्टार्ट किया था ओपनर से इंग्लैंड में, अगर आपको याद हो जी तो हाँ। ओपनर आके उन्होंने या वन डाउन ऊपर टॉप 3 नंबर्स पे खेल के उन्होंने परफॉर्म किया था। रिजवान के आने से इसका नंबर चेंज हो गया, और जब इनका नंबर चेंज हुआ, अब ये बनता है मैनेजमेंट का काम कि उनको बैक करें, क्योंकि उनका नंबर जब चेंज किया तो उन्होंने तो अपने लिए देखिए अपने नंबर से हट के खेल रहे हैं, तो अब वो फ्लॉप भी होंगे, कभी कामयाब होंगे, कभी नहीं होंगे। तो जी मैनेजमेंट का काम बनता है कि जब वो कामयाब ना हो तो उनको फुली बैक करें और उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि आपने खेलने हैं आगे, बल्कि उसको प्लान बताना चाहिए कि वर्ल्ड कप तक आपने खेलना है, तो आप अपनी फ्री क्रिकेट जो खेलते हैं, जिस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं, तो इसको कैरी ऑन रखें। तो आप एक अच्छे प्लेयर मिडिल ऑर्डर में अच्छे फिनिशर या एक अच्छा मतलब आपको बैट्समैन, ये हैदर अली की सूरत में आपको ये बन सकता है अच्छा प्लेयर, इसमें क्वालिटीज हैं। दूसरे टी20 में हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी और आजकल बड़ी ये बहस होती है, लोग शायद चेस को ज़्यादा प्रिफर्ड करते हैं। अब चल क्योंकि एक बड़ा मस्ट विन मैच है, अगर सीरीज जीतनी है तो यासिर आखिर में आपसे मेरा सवाल आखिरी यही है कि अगर हम टॉस जीतते हैं, प्लानिंग को क्या होनी चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए? देखिए अभी तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उसमें तो हमें पहले बैटिंग करते हैं तब भी डर लगता है कि ये लोग 150 पे आउट हो जाएंगे, और जब चेस कर रहे होते हैं तो 180 90 जब इनको चेस करना पड़ता है तो बड़ी ही प्रॉब्लम लगती है कि ये चेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे जिस तरह की हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, जिस तरह के हमारे प्लेयर्स का जो माइंड सेट है, तो उसमें हम दोनों सूरतों में हमारे लिए मुश्किल है। तो बेस्ट ये है कि टीम दूसरी टॉस जीते, वही डिसाइड करे कि पहले बैटिंग करेगी या पहले बॉलिंग करेगी, तो उसमें बचे था। अदरवाइज जब भी ये देखें चेस करने में भी मुश्किल है इनके लिए, और जब पहले बैटिंग करते हैं तो 140 पे जिस तरह पिछली इनिंग में आउट हुए, तो ये एक बड़ा एक बुरा है ये हमारी पाकिस्तान टीम के लिए कि इन रिसोर्सेज हमारे पास यही ठीक है। हैं। तो हमने अब ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि हमने जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं या 180 90 की तरह की क्रिकेट खेलने की बात करते हैं, तो इसी रिसोर्सेज से आपको मैनेजमेंट को हमें प्ले अराउंड करके हमें इनसे रिजल्ट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम कल के मैच को भुलाकर एक अच्छी है, क्योंकि कल का मैच जीतने वाली टीम ही ऑब्वियसली फिर सीरीज जीतने के लिए फेवरेट होगी। सीरीज में 4 मैचेस हैं, एक एक से सीरीज बराबर है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से कुछ बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिर से में बात करते हैं अपकमिंग कश्मीर प्रीमियर लीग की और पाकिस्तान सुपर लीग के। तो अब ऑब्वियसली डेट्स अनाउंस हो गई, 1 जून से हो रही है, बट कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस कब होंगे और टीमों की तैयारियां किस अंदाज से जा रही है। मुजफ्फराबाद टाइगर्स के ऑनर अरशद खान तनोली साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। अरशद खान, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और सबसे पहले तो सर आगाह कीजिएगा कि PSL की तो डेट्स अनाउंस हो गई, जो उसकी कंटिन्यूटी होनी है, कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से इस वक्त क्या फैसला हुआ है और हम कब कश्मीर प्रीमियर लीग को इन एक्शन में देख सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। देखें, जो PSL का मामला चला था, कोविड की वजह से PSL डिले हो गया और फिर अब नई डेट्स उसकी आ गई हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है। चलें, क्रिकेट की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इनिशिएट होनी जा रही हैं। तो कश्मीर प्रीमियर लीग, जो आपको पता है कि मई के अंदर शेड्यूल था, लेकिन अब डेट का क्लैश आ रहा है PSL के साथ, तो ऑब्वियसली PSL क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और हम सब लोगों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो कश्मीर प्रीमियर लीग इंशाल्लाह ताला ये मई से रीशेड्यूल होके अगस्त में होगी इंशाल्लाह ताला। तो सर अब इसकी जो ड्राफ्ट का मामला है, थोड़ा चूँकि आज आपसे सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आपके पास अभी ऑलरेडी शाहिद आफरीदी, रिजवान और आपके पास उमर गुल बतौर कोच मौजूद हैं, बट थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्रोसेस के, जो टीमों की तश्कीलें न होनी है, पूरी जो ड्राफ्ट हैं, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, वो ड्राफ्ट कब होगा, इसके बारे में सर ज़रूर बताइएगा प्लीज़। देखिए, इंशाल्लाह प्लेयर्स तो सारे अवेलेबल होंगे, तमाम नेशनल प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, और उसमें ये भी मुमकिन है कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी, अगर कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है तो वो भी इस लीग की जीनत बने। और जो प्लेयर्स ऑलरेडी टीम्स के साथ अटैच हैं, जैसे हमारे साथ शाहिद खान आफरीदी है, हमारी टीम के कप्तान भी हैं, फ्रेंचाइज के सदर भी हैं, और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान हैं, और कोचिंग स्टाफ है, उमर गुल हैं, मोहतशिम रशीद साहब हैं। तो ये सारे लोग तो जो टीम्स के साथ मुंसलिक हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे। और उसके अलावा जो ड्राफ्ट सिस्टम है, जो ड्राफ्ट अभी ज़ाहिर उसकी भी एक नई डेट अनाउंस होगी, तो उसके अंदर भी तमाम जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो PSL का ऐसा होते हैं, जो पाकिस्तान टीम का होते हैं, अंडर 19 टीम का होते हैं,
तो इंशाल्लाह वहाँ से ड्राफ्ट में मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा बनेंगे। तनोरी साहब, इसका वेन्यू क्या मुजफ्फराबाद ही रहेगा चूँकि कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस वहाँ होंगे, या पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी कोई प्लान है मैचेस कराने का? जी बिल्कुल, देखें ये कश्मीर प्रीमियर लीग है और कश्मीर के लोगों का ये बुनियादी हक है कि वो स्टार प्लेयर्स को, तमाम ऐसे बड़े खिलाड़ियों को अपने सामने खेलता हुआ देखें, उनके ग्राउंड्स आबाद हों वहाँ पे, तो इंशाल्लाह ताला ये मैचेस मुजफ्फराबाद के अंदर होंगे। ठीक है। और चूँकि जैसे पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के हवाले से एक रिपोर्ट भी अभी हम आपको दिखाएंगे, और लाहौर कलंदर्स की बात करें तो इन टीमों ने बड़ा काम किया है अपने अपने शहरों में, सूबों के अंदर। तो अच्छी बात है कि कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम से अब टीमें बनी, जैसे आपकी मुजफ्फराबाद है, इसी तरह बाग और दीगर भी हैं। तो फोकस कितना रहेगा अरशद साहब के जो बच्चे हैं कश्मीर के, उनको जो है वो मौका मिले क्रिकेट के अंदर? अब्दुल रऊफ़ हैं, एक प्लेयर वहाँ से आए हैं, इसके अलावा हमने देखा कि मज़ीद क्रिकेटर्स भी वहाँ से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो अब क्या फ़ोकस रहेगा लीग के मैचेस के अलावा भी आपकी फ्रेंचाइज का या बाकी जितनी फ्रेंचाइज हैं, क्योंकि कश्मीर में जैसे मुजफ्फराबाद है, बाकी जो इलाके यहाँ से भी नया टैलेंट सामने आए? देखिए, इस लीग का बुनियादी मकसद ही ये है कि एक तो कश्मीर काज को दुनिया के सामने उजागर किया जाए, दूसरा जो कश्मीर के जो नौजवान हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनका जो टैलेंट है उसको निखार के, ताकि वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकें, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम में उसके अंदर वो वाकई उनके लिए पैदा हो सकें। तो इंशाल्लाह ताला जो मुजफ्फराबाद टाइगर्स की हद तक मैं आपको बता सकता हूँ कि हम इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद में एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल की जो है एक क्रिकेट अकेडमी स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद खान अफरीदी के साथ मिलकर, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन और मुजफ्फराबाद टाइगर्स के कोऑपरेशन के साथ ये चीज़ बनेगी इंशाल्लाह। उसके अलावा हम पूरे के अंदर जो लीग हैं, जैसे अभी सुन्नती सुपर लीग हमने जो मार्च में वहाँ पे इनिशिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसी कोविड की वजह से वहाँ उसमें डिले आया है। तो ऐसे ही हम पूरे कश्मीर में हफ्ते के अंदर छोटी सुपर लीग्स और टूर्नामेंट्स और टैलेंट हंट प्रोग्राम्स और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हम इंशाल्लाह सारे वहाँ पे करेंगे। ठीक है अरशद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की तरह कश्मीर प्रीमियर लीग भी जो है कामयाबी से हमकिनार हो, और ऑब्वियसली जितनी क्रिकेट होगी जो है वो पाकिस्तान को इन लीग से मिलता रहेगा। आखिर में जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की हम बात कर ही रहे थे, तो पेशावर ज़ल्मी ने सऊदी अरब क्रिकेट टीम के साथ जो है वो दोस्ताना सीरीज़ खेलने की जो पेशकश की थी, उसका बड़ा मुस्बत जवाब आया। आप रिपोर्ट देखिए इस हवाले से। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।